नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन और भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों का है। दोस्तों, इसमें हिस्ट्री एमसीक्यू है और आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और टोटल इसमें दोस्तों 119 क्वेश्चन यानी कि 119 क्वेश्चनों की महामैराथन चलाई जा रही है। दोस्तों, आपको क्या करना है, पूरी की पूरी वॉच करना है और आप को अपनी परीक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पूरा पाषाण काल में जो ना तो पहले क्रिकेट था ना तो फुटबॉल था, यानी कि किसी प्रकार के गेम नहीं थे, लेकिन दोस्तों वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करते थे दूसरे जानवरों का, जिनसे उनका मनोरंजन हो जाता था। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि इसमें दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार भी पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ये दोस्तों इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, और ये हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था वो दोस्तों कौन सा था, वो दोस्तों भेड़ था। ठीक है, भेड़। ये नवपाषाण काल की बात कर रही है, पूरा पाषाण काल की बात नहीं कर रही। ठीक है, नवपाषाण काल के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था वो भेड़ था, याद रखना भेड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो कि है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो दोस्तों इसका भी जो आंसर होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों ने उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम इस टॉपिक में उस टॉपिक से रिलेटेड जो इसका आंसर है उससे भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पूछे जाने की जिसमें संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो हड़प्पा ही दोस्तों खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा ही खोजा गया था, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है, सिंधु घाटी सभ्यता अनर्थ सभ्यता थी क्योंकि, ठीक है, अनार्य सभ्यता थी क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, वो ये कौन सी सभ्यता थी, वह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में हर जो ऑप्शन है उसके बारे में डिटेल में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 119 क्वेश्चन है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपको देखने में भी तकलीफ होगी, जिससे आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकेंगे। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नवपाषाण युग से, पुरा पाषाण युग से, या लोह युग से, या कांस्य युग से। तो याद रखना, जो हड़प्पा की सभ्यता है वो कांस्य युग से क्या है, संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में से किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं, ठीक है, या मुद्राओं मतलब जो रुपए, सिक्के एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। दोस्तों उसमें बाघ का भी किया गया है, गेंडा का भी किया गया, हाथी का किया गया है, लेकिन गाय का नहीं किया गया है। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की द्वारा, यानी कि लोगों की जो मुद्रा यानी कि कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्र थी। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, कौन सा, पशुपति। ठीक है, पशुपति। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्र थी, वो चित्र थी पशुपति की। किसकी, पशुपति की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे, ये भी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो किसकी करते थे, वो दोस्तों करते थे पशुपति की। ठीक है, क्योंकि पशुपति की करते थे। पशुपति की जो तस्वीर थी हम कह सकते हैं, ठीक है, वो किस में थी, वहाँ के कॉइन्स में थी, यानी कि मुद्राओं में भी थी। तो यानी कि एक प्रकार से अपने जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपति को अपना ईश्वर मानते, ठीक है, जिसके कारण उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। तो दोस्तों वो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, ठीक है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी एक अच्छा प्रश्न है। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो भारतीय सभ्यता से जो जुड़ा है वो कौन सा नाम है, सर अलेक्जेंडर
कनिंघम, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की, ठीक है, खोज किया था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 119 सभी को अच्छे से याद करना, ताकि आपकी जो तैयारी वो और मजबूती के साथ हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। ना तो हम द्रविडियन कह सकते हैं, ना तो हड़प्पा कह सकते हैं, ना तो ब्रह्मी कह सकते हैं, जिसके कारण हमें इस ऑप्शन को लाना पड़ा कि अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। यानी कि सिंधु घाटी की जो वास्तविक हम कह सकते हैं सभ्यता थी, सभ्यता की जो लिपि थी उसका अभी तक वास्तविक पता या वास्तविक पहचान नहीं हो पाई है, ठीक है, याद रखना। ब्रह्मी मत लगा देना, बहुत सारे बच्चे लगा भी देंगे। दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों इस इतिहास के वीडियो को पूरा का पूरा अगर आप देख लेंगे ना, तो इससे हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और हर एक टॉपिक से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, वीडियो को धैर्य के साथ पूरा का पूरा वॉच करना है, मेरी बातों को अच्छे से सुनना है, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है और आंसर भी देना। जितने आपके हो जाएं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। देखा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मृतकों के टीला किससे जाना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कुठार कहाँ मिला। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो विशाल कुठार था वो कहाँ मिला था दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही मिला था। याद रखना, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कुठार कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में ही मिला था। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी दोस्तों आपका अच्छा प्रश्न है। अमरी को हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है। जो अमरी है जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि अमरी क्या है, तो अमरी क्या है, अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, जिस प्रांत में स्थित है वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों प्रांत में स्थित है। प्रांत मतलब दोस्तों राज्य, ठीक है, राज्य प्रदेश, तो सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, जो प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। लोगों का मुख्य धंधा था। लोगों का मतलब हम इस तरह भी इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य धंधा क्या था, मुख्य रोजगार क्या था। इस तरह भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग अधिकांश कृषि करते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो क्या थे, शहरी थे, तो वहाँ पर बिजनेस व्यापार होता था। ये बात याद रखना। ठीक है, कृषि इज अ राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है या हम कह सकते हैं पंतन नगर है, वो दोस्तों क्या है, वो है लोथल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इस पर स्टार बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो भारत में क्या नहीं है, हड़प्पा नहीं। ठीक है, हड़प्पा नहीं है, याद रखना, हड़प्पा नहीं है भारत में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्व, ठीक है, सीमा का निर्धारण करता है। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। तो बालाकोट नहीं था। ठीक है, बालाकोट नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों का, ठीक है, लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। देखिए उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, लोहे की जानकारी नहीं थी। याद रखना दोस्तों, आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच नहीं किया, सारे क्वेश्चन नहीं याद किए, तो आपकी परीक्षा में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के कॉन्टेंट से रिलेटेड
वीडियो मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री यानी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लंबे लंबे वीडियो आपको मिलेंगे, ताकि आपकी जो परीक्षा है में अच्छा प्रदर्शन आपका हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता, ठीक है, आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्तन, ठीक है, बर्तनों के कारण कहा जाता है, ठीक है, बर्तनों के कारण कहा जाता है, याद रखना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कहा ना, मैं इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अभी दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधों में सही है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सही है वो कौन सा संबंध है, देखते हैं। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, क्योंकि दोस्तों जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे वो घरों को अच्छे से बनाते थे, यानी कि हम कह सकते हैं खुला चौक मुख्य लक्षण था, ठीक है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, ये भी दोस्तों सही है कि सभा भवन की जो खोज थी वो कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो में हुई थी। उनके घर ईंटों के बने थे, क्योंकि मैंने बताया ना उनके घर ईंटों के बने थे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये दोस्तों आप फोटो देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो पुरातात्विक उत्खनन से, ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन से क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिला। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करना इतना तो आसान है नहीं कि आप घर से बाहर निकले आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो पुरातत्व के वैज्ञानिक हैं उन्होंने दूर दूर से जाकर खोजे की, खुदाई की, तो वहाँ पर उनको अवशेष मिले, कुछ घर मिले जैसे कि नीचे खोदे गए, तो वहाँ पर पहले जो ज़मीन थी होगी वो शायद थोड़ी नीचे हो, तो जब बाद में कुछ हुआ होगा तो जिसके कारण उनके ऊपर मिट्टी जम गई, तो वहाँ पर उनकी खुदाई हुई, तो उनको पता चला कि ये एक शहर था जिसका नाम उन्होंने रखा, कैसा शहर था, देखा नदी के किनारे कौन सी है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, नाम रख दिया था। तो यानी कि जो भी घाटी सभ्यता की प्राप्ति हुई वो जहाँ तक हो सकता है खोद की ही प्राप्त की गई है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो भी मोस्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? ये दोस्तों एक इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको हम बता नहीं सकते, हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का उपयोग किया गया था, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्य कब आए थे? दोस्तों अभी तक आप सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब दोस्तों आपको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा आर्यों से संबंधित क्वेश्चन। आर्यों से संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखो आर्य कब भारत आए थे? तो दोस्तों जो आर्य थे वो कब भारत आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में क्या आए थे? आर्य आए थे। और दोस्तों आर्यों ने ही हमारे देश में जाति प्रथा को लागू किया, यानी कि जातियों का बंटवारा कर दिया, काम के आधार पर जातियों का दोस्तों बंटवारा कर दिया गया था, ठीक है, आर्यों ने ही किया था। नेक्स्ट है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे, मतलब आए अपने एशिया ही से थे, दूसरे महाद्वीप से नहीं आए थे, आए यहीं से थे, मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है पेपर में कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, याद रखना। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? अब यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आर्य जो है भारत में किस रूप से आए थे? तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। किसके कारण आए थे? किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे, याद रखना, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आपको हम कह सकते हैं कि 50 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, हर एक परीक्षा में रिलेटेड इससे अगर क्वेश्चन पूछे गए वेदों से तो यहाँ और यही प्रश्न दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, याद रखना। अगर दोस्तों आपको वेदों से रिलेटेड प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ठीक है, ऋग्वेदिक आर्य जो थे
किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र हुआ है वो सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है। ठीक है, सरस्वती नदी यानी कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद क्या किया गया है? सबसे पवित्र माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीतों के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो जो शास्त्रीय संगीतों की सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद में की गई है? तो सामवेद में किया गया है, याद रखना। सामवेद इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत से सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और वो यही पूछा है कि किस वेद में इसकी विवेचना की गई है या किस वेद में ये है। ठीक है, तो सामवेद में है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो हो जाएगा तांबा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का ही किया गया था। नेक्स्ट है ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी। ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मणवाद है वो भारत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी। मतलब वो किसकी जड़ें थी? तो ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। ठीक है, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों की जो इसकी जड़ें थी। ठीक है, ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। ठीक है, मनु को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, हिंदू विधि द्वारा या हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी गई, वह कौन सी है? मिताक्षरा। किसने लिखी थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट। वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग में बहुविवाह प्रज्ञा अज्ञात थी। ठीक, अज्ञात थी। ये दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी या बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। हाँ दोस्तों, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। बहुविवाह नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है? बहुविवाह नहीं कर सकती थी। बाल विवाह होना कतई मना था। विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन अनुलोम विवाह स्वीकृत था। मतलब अनुलोम जो कॉमन होता है, ठीक है, इस जनरेशन में भी होता है, उस जनरेशन में भी यही होता था। ठीक है, अनुलोम विवाह स्वीकृति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ये 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको बता दें कि वो आंसर हो जाएगा केदारखंड। ठीक है, केदारखंड इज अ राइट आंसर हो जाएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल को, याद रखना, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। तो दोस्तों जो शब्द निष्क का अर्थ था वैदिक काल में आभूषण था। ठीक है, जिसका अर्थ बाद में हुआ, जिसका अर्थ बाद में क्या हुआ यहाँ से पूछा जाता, निम्न रूप है। तो इसमें कौन सा रूप है? तो दोस्तों इसमें जो रूप है वो कौन सा है? सिक्का। ठीक है, यानी कि कॉइन्स। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में क्या था? आभूषण था, लेकिन बाद में उसका क्या पड़ गया? उसका पड़ गया सिक्का, यानी कि कॉइन्स। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता वो इंद्र थे। ठीक है, इंद्र। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, याद रखना, इंद्र देवताओं के राजा हैं। वैदिक देवताओं यानी कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किसके थे? तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा एवं ब्रज के। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि इंद्रदेव वर्षा के जो क्या थे? देवता थे। यानी कि लोगों का मानना है कि जो वर्षा होती है वो इंद्र ईश्वर के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अग्नि हो जाएगा। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? वो है अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। भारत के
प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए यानी कि किससे लिया गया है? तो मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, पुराणों की कुल संख्या दोस्तों 18 है, यानी कि टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। याद रखना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो स्कूल में मॉर्निंग में करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो गायत्री मंत्र वो करते हैं किसको समर्पित है। ठीक है, तो किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। और कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म में जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? ठीक है, तो प्रकृति की उपासना थी। प्रकृति, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति की उपासना थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो पशुपालन था। ठीक है, पशुपालन इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो जो चार आश्रम है निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? जीवन के चरणों से संबंधित है। ठीक है, जीवन के चरणों से संबंधित है चार आश्रम, ना कि आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थलों से। जीवन के चरणों से चार आश्रम संबंधित हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट प्रश्न, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द अर्थ है, यानी कि ब्रीही शब्द जो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त किया गया है उसका क्या अर्थ है? तो ब्रीही मीन्स होता है चावल। ठीक है, ब्रीही मीन्स चावल वैदिक साहित्य में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, रियलिटी में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि जो थे वो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। तो आर्य समाज था वो वर्णों में विभाजित था। कितने वर्ण थे? तो 4 वर्ण थे। ठीक है, 4 वर्ण थे, याद रखना, 4 वर्ण थे आर्य समाज के। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से वो थे, ये जरूर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं, गलत भी अगर आप बताते हैं तो हम आपको कमेंट बॉक्स में भी सही आंसर बताएंगे, लेकिन कमेंट जरूर करना है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जितनी परीक्षाओं में आ सकते हैं वो यहाँ से होंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट जो है, और कब हुआ था? 583 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, तो बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, जिनको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ब्रह्म ज्ञान भाई प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। किसके नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, याद रखना, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना जो सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखना, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, वो चाहे जो परीक्षा हो। जातक पवित्र ग्रंथ हैं, तो जातक जो हैं किसके ग्रंथ हैं? बौद्धों के जातक पवित्र ग्रंथ हैं, याद रखना, बौद्धों के जातक पवित्र ग्रंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, याद रखना, पाली भाषा। अगर बौद्ध धर्म में भाषा के बारे में पूछता है तो आपको लगाना है पाली, क्योंकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का ही सब जगहों पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक का जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म है। कौन सा है? बौद्ध धर्म त्रिपिटक का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह वो त्रिपिटक में है। कहाँ पर है? त्रिपिटक। और दोस्तों ये क्या होगा, उनकी शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में है, लेकिन उपदेशों का जो संग्रह है वो दोस्तों सुत्त पिटक में है। कहाँ पर है? सुत्त पिटक में है, याद रखना, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। लेकिन दोस्तों त्रिपिटक में क्या है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन किया गया है, जो नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलने वाला है।
नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो किसमें? त्रिपिटक में है, ठीक है, त्रिपिटक में है, याद रखना, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बुद्ध का जो समकालीन कौन था? ठीक है, बौद्ध का समकालीन कौन था? तो कन्फ्यूशियस था। कौन था? कन्फ्यूशियस था। कन्फ्यूशियस था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का समकालीन कौन था? कन्फ्यूशियस था। नेक्स्ट जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की, अब परीक्षा में पूछ सकता है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने क्या किया था? कहाँ पर किया गया है? तो वैशाली में किया गया है। कहाँ किया गया है? वैशाली में किया गया है। नेक्स्ट जो है सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो जो सांची है किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्धों का करता है, ठीक है, बौद्धों का करता है। नेक्स्ट जो है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। तो बुद्ध के जो उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता का। किसका था? विचारों और चरित्र की शुद्धता का था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कपिल वस्तु संबंधित है, तो कपिल वस्तु जो संबंधित है किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है, याद रखना, कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलते हैं जो कि 71 प्रश्न। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो टीले को कहते हैं स्तूप कहते हैं, ठीक है, स्तूप कहते हैं, जिसका आकार किस प्रकार का होता है? अर्धगोलाकार होता है, अंत्येष्टि संबंधी, जिसे अंत्येष्टि संबंधी टीले कहा जाता है, याद रखना, स्तूप को कहा जाता है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोशाल थे। कौन थे? मक्खली गोशाल जी थी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? अब दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। ये जो 119 प्रश्न है ये दोस्तों मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है महावीर ने किस ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया? तो महावीर ने 527 ईसा पूर्व में क्या प्राप्त किया? निर्वाण प्राप्त किया है 527 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर माने जाते हैं, याद रखना, वर्धमान महावीर जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न से उल्लेखित किया गया है, केवल से उल्लेखित किया गया है, याद रखना, केवल से उल्लेखित किया गया है। दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा वाच जरूर करना है। आपसे दावा कर रहे हैं कि आप किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ठीक है, वो ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के क्या थे? विरुद्ध थे, याद रखना। नेक्स्ट है महावीर, जिसे दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो महावीर और बुद्ध ने, ठीक है, दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के, ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। तो निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर्याय हैं अहिंसा से, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि अब 81 होगा। बौद्ध महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पर दोस्तों बौद्ध जो है मिसप्रिंट हो गया, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगृह। कौन थी? राजगृह थी, याद रखना, राजगृह। नेक्स्ट है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? वो बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार था। नेक्स्ट प्रश्न है पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो पंचमार्क जो सिक्का चलता था वो मौर्य काल में चलता था। कहाँ चलता था? मौर्य काल में चलता था।
नेक्स्ट है सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, क्या कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को? सिक्कों के अध्ययन को ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, याद रखना, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को, न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो जो शिशुनाग था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में बनाई थी, वैशाली में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट जो है प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो प्राचीन काल में किस जनपद की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवंती, ठीक है, अवंती। नेक्स्ट प्रश्न, पटना शहर का मुख्य या पटना शहर का पुराना नाम है? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, क्या है? पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। और पटना क्या है? बिहार में एक जिला है और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अलेक्जेंडर ने, ठीक है, अलेक्जेंडर ने भारत पर, यहाँ पर आप भारत कर लीजिए, ठीक है, भारत पर कब आक्रमण किया? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा से 326 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, उसने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना, भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो ईसा पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर का अतिक्रमण है इनमें से किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों जिसे नंद वंश कहा जाता है, नंद वंश में हुआ था। याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 90 कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो वो कौन सी नदी थी? ब्यास नदी थी। कौन सी थी? ब्यास नदी थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो आपको यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इतिहास के जनक कौन थे और वो कहाँ से थे? तो यूनानी से थे, ठीक है, यूनान देश से थे। कौन थे? इतिहासकार थे। और कौन थे, क्या नाम था? वो हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? पहला जो कि था वो वंश था मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? वो मौर्य वंश था। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो दोस्तों आपसे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया हो कि निम्नलिखित में कौन भारत सबसे पहले आया था, कौन भारत आया था। अब हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा किया है। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था, आपको बताना है कि कौन भारत नहीं आया था। इससे आपको क्या क्या पता चल जाएगा कि कौन भारत आया था, ठीक है, कौन भारत नहीं आया था। तो दोस्तों कोलंबस क्या थे? वो भारत नहीं आए थे। कोलंबस कहाँ की खोज किया था? अमेरिका की खोज की थी। वास्को डिगामा भारत की खोज किया था, किस माध्यम से किया? समुद्र के माध्यम से किया गया था। तो यानी कि वास्को डिगामा भारत आए थे। फयान भी आए थे, मेगास्थनीज भी आए थे। याद रखना, मेगास्थनीज भी आए थे, लेकिन कोलंबस जो थे वो भारत नहीं आए थे। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? यहाँ से भी प्रश्न पूछा सकता है कि मेगास्थनीज जो आए थे भारत वो किसके शासनकाल में आए थे, किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो दोस्तों इंडिका नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे यह पता चलता है कि जो भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, ठीक है, भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। आपसे परीक्षा में किस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंडिका में क्या पता चलता है? इंडिका नामक पुस्तक में क्या पता चलता है? तो मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं, ठीक है, मेगास्थनीज हैं। किसके दरबार में मेगास्थनीज भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। नेक्स्ट है इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो मेगास्थनीज जी की है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो दोस्तों अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, वो किसने किया था?
वो दोस्तों किए थे चाणक्य ने। आप लोगों ने चाणक्य नीति बहुत पढ़ी होगी, चाणक्य के बारे में बहुत जानते हैं। लेकिन चाणक्य ने वस्तुतः किसकी सहायता की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की थी। किसके लिए की थी? उनके साम्राज्य को विस्तार के लिए, और दोस्तों वहाँ के जो राजा थे उनसे बदला लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपमान किया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो दोस्तों वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट जो 100 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों आपके धैर्य से 100 क्वेश्चनों पर पहुंच चुके हैं, अभी 20 क्वेश्चन और बाकी। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, और जो मैंने इसमें कहा है कि कमेंट बॉक्स में बताना, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। चाणक्य क्या था? प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट प्रश्न होने वाला है, चलिए, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। तो चाणक्य को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, नहीं कि विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, चाणक्य को बात कर रहे हैं, विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो प्राचीनतम राजवंश है वो मौर्य वंश है। याद रखना, मौर्य वंश इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है दोस्तों? हमने अभी आपको बताया, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नो दोस्तों, उसमें पूछ रहा था कि भारत का प्राचीनतम राजवंश है, और इसमें निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो नंद वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है। अगर भारत का प्राचीनतम राजवंश पूछे तो मौर्य वंश है। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती थी आपको। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा था। किसको भेजा था? संघमित्र को भेजा था, ठीक है, संघमित्र को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक जो है वो किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से अशोक संबंधित था, जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, जो ब्रह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था? तो ब्रह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो अभिलेख थे वो किसने सर्वप्रथम पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। नेक्स्ट है, अशोक ने इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया? जो इनमें से दिए हैं उनमें से कौन सा उन्होंने धर्म अपनाया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, हमने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट है, अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। कौन है? प्रियदर्शी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक सम्राट पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। अशोक सम्राट पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखना, ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चट्टान आलेख, ठीक है, चट्टान आलेख इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो दोस्तों आपका प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान के निकट, ठीक है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का कक था? कक था। तो दोस्तों किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का रण था? ठीक है, यहाँ पर कक जो गलती से हो गया तो ढोली घोली, क्या होता है? ढोली घोली। याद रखना, ढोली घोली। जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा और उसका राइट आंसर लगा देंगे। 12 को मत लगा देना, ठीक है, 12 इज नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक का क्या है? सम्राट का स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो जो सारनाथ, अब दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि लोयन कैपिटल कहाँ है? तो सारनाथ में किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक शासक से संबंधित, मतलब अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट जो है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण, ठीक है, कुषाण का उन्होंने उल्लेख नहीं किया था, यानी कुषाण राज्य का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है।
नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पड़, ठीक है, पड़ नाम था। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका प्रश्न है 116 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो मौर्य वंश का शासक नहीं है वो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो मौर्य वंश के शासक नहीं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था, ठीक है, कौन था आप अशोक का उत्तराधिकारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुणाल, ठीक है, कुणाल इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम राजा या शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सांची स्तंभ, ठीक है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। हमने आपसे वादा किया था 190 क्वेश्चन कराएंगे और इसी से रिलेटेड आपकी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछ जाएंगे। तो अगर आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो 100% बता सकते हैं आपके जो परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रसिद्ध सांची, ठीक है, स्तंभ किसके समय में बना था ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप हमारे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर आपको चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अदरवाइज जो हम टॉपिक पर वीडियो डालेंगे उसको आपको फुल जरूर वॉच करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।